हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशंस के बारे में देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम फाउंडेशन की बात करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे सोसाइटी से अलग नहीं है और उसके जो भी एम्प्लॉय है उस पर सोशल सिस्टम का, हमारी सोसाइटी का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और देखिए, कोई भी ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में भी एक फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं। जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनके एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं स्लाइड को। पहला क्या बोल रहा है कि ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, ओके, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। उसके बाद में देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम इम्प्लाइंग दैट दियर एक्टिविटीज आर गवर्न बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल लॉ। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, होलिस्टिक कंसेप्ट की बात करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है होलिस्टिक कंसेप्ट की बात करता है। और इसको हम इस स्लाइड के, ये जो वीडियो है इसके लास्ट में हम समझेंगे कि होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, कोई भी आदमी है, अगर वो कोई खुशी का न्यूज़ सुनता है तो बहुत खुश होता है, अच्छा न्यूज़ सुनता है तो एक्साइटेड हो जाता है, और बैड न्यूज़ सुनता है तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन देखिए, कोई भी आपके पास कोई भी दुख का न्यूज़ आता है या खुशी का न्यूज़ होता है तो उसके प्रति जो पर्सन टू पर्सन जो है ना, एक्साइटमेंट अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब दुख की घटना है या कुछ अनहोनी हो गया तो उस घटना के प्रति जो रिएक्शन है, पर्सन ए का रिएक्शन अलग होगा और पर्सन बी का रिएक्शन या अप्रोच अलग होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी एक ओला ड्राइवर ले लीजिए, वो डेली गाड़ी चलाता है और लोगों को ढोता है, ठीक है ना। अगर वो किसी घायल आदमी को देखता है तो वो ज़रूर परेशान हो जाएगा। लेकिन वही एक दूसरा ड्राइवर है जो एक ये एम्बुलेंस चलाता है और डेली वो घायलों को ढो रहा है, तो उसका घायलों के प्रति रिएक्शन कुछ अलग होगा। तो देखिए, आप कैसे सिस्टम में रहते हैं, अपने आप को कैसे बिल्डअप किया है, आप कैसे सोशल सिस्टम में रहते हैं आप, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी आपके रिएक्शंस को प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ये देखिए इसमें दो की पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें दो की पॉइंट है, एक पीपल है और एक दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही बोल रहा है, द सब्जेक्ट ओबी इज बेस्ड ऑन ए फ्यू फंडामेंटल कंसेप्ट विच रिवॉल्व अराउंड द नेचर ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। उसी, ठीक है ना। उसी तरह और भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई स्ट्रीम पढ़ते हैं, कोई डिसिप्लिन पढ़ते हैं, तो उसके भी कुछ अपने बेसिक लॉ होते हैं। तो वही बोल रहा है, the concept are not peculiar to the field of OB. Every discipline, be it social science or a physical science, will flourish on definite assumptions. तो सारे चीज़ों के एक assumptions होते हैं जो भी स्ट्रीम है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि देखिए, अगर आप क्रेडिट होता है तो डेबिट भी होता है उसके कोर्स, ठीक है ना। उसी तरह अगर ग्रेविटी के लॉ हैं तो वो भी मतलब सेम होगा, वो चाहे पटना में चले जाओ चाहे मुंबई में चले जाओ, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है सब जगह सेम है। तो एक मतलब कि एजम्पशन से हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक बेसिक रूल है, एक बेसिक लॉ है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के भी अपने कुछ कंसेप्ट हैं। तो चलिए इन कंसेप्ट को, इन एजम्पशंस को हम वन बाई वन देखते हैं, ठीक है ना। पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पीपल है मच इन कॉमन, ठीक है ना, मच इन कॉमन। They become excited by the arrival of a new child in the family or they are grieved by the loss of a loved one, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन चीज़ है, बट ईच पर्सन इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो इंडिविजुअली डिफरेंट। ईच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन सेवरल वेज, वेदर इट इज इंटेलिजेंस, physique, personality, diction, or any such trait. One can find striking differences. The idea of difference comes originally from psychology. From the day of birth, each person is unique. वही बोला, अगर मान लीजिए कि आपके किसी की फैमिली में कोई अनहोनी हो जाती है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शंस होता है। हो सकता है कि कोई आदमी है कि उस चीज़ को ज़्यादा बर्डन ना लेगा और आगे बढ़ जाएगा लाइफ में। हो सकता है कि दूसरा आदमी उस चीज़ को बर्डन ले लेगा और स्ट्रेस में चला जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो वही चीज़ कह रहा है, ठीक है ना। फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ ईच पर्सन इज यूनिक, ओके। यूनिक एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आफ्टर बर्थ मेक पीपल इवन मोर डिफरेंट, है ना। तो बर्थ से तो हम डिफरेंट हैं, उसके बाद में हमारे जो एक्सपीरियंस है, हम जो मतलब गेन करते हैं नॉलेज अपनी लाइफ में,
वो भी हमें और भी डिफरेंट बनाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन दैट मैनेजमेंट कैन कॉज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन एमॉन्ग एम्प्लॉइज बाई ट्रीटिंग देम डिफरेंटली। तो मैनेजमेंट को क्या है कि ईच पर्सन को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उनसे काम लेना पड़ेगा और उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। इफ़ इट वर नॉट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस सम स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द बोर्ड way of dealing with all the employees could be adopted and minimum judgment would be required thereafter. It is because of individual differences that OB begins with the individual, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो इंडिविजुअल से ही शुरू होता है। ओनली ए पर्सन कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक डिसीजंस, है ना। ए ग्रुप अ नेचर कैनॉट डू सो। तो इंडिविजुअल जो है, जो कोई भी इंडिविजुअल है वो एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप इज पावरलेस विदाउट इंडिविजुअल्स एक्ट। तो जो ग्रुप है ये पावरलेस होता है ना। जब तक इंडिविजुअल कुछ नहीं करेगा फिर ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखिए जो पर्सन टू पर्सन है किसी चीज़ को कैसे लेता है, एक पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। देखिए कि अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो कोई पर्सन है तो उसको कुछ ज़्यादा ही उसको टेंस ले लेता है और वो ट्रॉमा में चला जाता है, ठीक है ना। दूसरा पर्सन है कि उस चीज़ को छोड़ देता है, फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद में ए होल पर्सन, व्हेन एन इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड हिज और हर स्किल एलोन इज नॉट हायर, his or her social background, likes and dislikes, pride and prejudices are also had। तो आप कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल ज्वाइन करता है तो उसके कई सारे सपने होते हैं उसके पीछे, उसके लाइक्स और डिसलाइक होते हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, ठीक है ना। तो केवल वो इंडिविजुअल भी वहाँ नहीं जाता है। इसलिए जो है जो आपका ऑफिस है वो एक क्या है, ए होम अवे फ्रॉम द होम। तो ये कौन बना सकता है, आपका जो सुपरवाइजर है वो ए होम अवे फ्रॉम द होम बना सकता है। मान लीजिए कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके इनफॉर्मल ग्रुप बन गए हो, 4-5 लोगों का लाइक माइंडेड एक ग्रुप बन गया हो, आप बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप बैठ के गप्पे मार रहे हो, और जब आपका इमीडिएट सीनियर वो देखता है तो क्या सोचता है कि हो सकता है मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो उस चीज़ को निगेटिव लेता है, ठीक है ना। तो निगेटिव लेता है तो फिर इंडिविजुअल क्या है कि वो भी तो एक सोशल एनिमल है, तो फिर वो उल्टा रिएक्ट करता है, फिर वो रिलेशंस ख़राब होते हैं, फिर सभी स्ट्रेस में रहते हैं और कुल मिलाकर के जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो पीछे हो जाता है और पर्सन कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉज्ड बिहेवियर। कॉज्ड बिहेवियर का मतलब है कि एक पर्सन है, ऑफिस आता है टाइम से, काम भी अच्छे से करता है, एकाएक क्या होता है कि वो लेट आना शुरू करता है या उसके बिहेवियर में चेंजेज हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि देखो एकाएक चेंज हो गया, ये रैंडम है। तो रैंडम कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉज बिहेवियर। तो कॉज कुछ ना कुछ होता है, पहले से कुछ ना कुछ ऑफिस में चलता है, कुछ ना कुछ सुपरवाइजर को जो सुपरवाइजरी कैपेबिलिटी है उसमें कमी होती है, उसको ठीक से इंडिविजुअल के बिहेवियर को पहचान नहीं पाता है, इंडिविजुअल को रीड नहीं कर पाता है और उससे काम नहीं ले पाता है। तो चलिए इसको हम एक बार पढ़ के देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इज कॉज्ड एंड नॉट रैंडम। This behavior is directed towards someone that the employee believes rightly or wrongly is in his or her interest. Thus, when a worker comes late or abuses the supervisor, there is a cause behind it. The manager must realize this basic principle and correct this behavior and tackle the issue at इट्स रूट। अगर यहाँ पे टैकल नहीं किया गया रूट पे तो फिर आगे चल के वो फिर बड़ा रूप ले लेता है और प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद में ह्यूमन डिग्निटी, जो डिग्निटी शब्द है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। आदमी अपने डिग्निटी के लिए अपना प्राण दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है ना। तो जो डिग्निटी है, आप कहीं भी काम करते हो तो एक सुपरवाइज़र का फ़र्ज होता है कि इंडिविजुअल के डिग्निटी का ख्याल रखा जाए, ठीक है ना, उसके डिग्निटी को ध्यान रखा जाए। ह्यूमन इज़ नॉट अ मशीन, उससे मशीन की तरह काम ना कराया जाए। वो ज़माने गए जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, तो
आदमी को क्या है, एक मशीन की तरह समझा जाता था, लेकिन आदमी अभी एक मशीन नहीं है, वो सोशल बीइंग है, ठीक है ना, वो भी एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ के देखते हैं। दिस कंसेप्ट इज वन ऑफ a different order from the other three just discussed because it is a ethical philosophy than a scientific conclusion. It confirms that people are to be treated differently from other factors of production because they are of a higher order in the universe. It recognizes that people want to be treated with respect and dignity and should be treated with रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड शुड बी ट्रीटेड। ये लगता है रिपीटेड हो गया। कुल मिला के मतलब कि उसको रेस्पेक्ट, उसका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। एवरी जॉब हाउ एवर सिंपल इंटाइटल्स द पीपल हु डू इट टू proper respect and recognition of their unique aspirations and abilities. The concept of human dignity rejects the old idea of using employees as economic tools. और तो फिर आदमी को इकोनॉमिक्स टूल्स बनाना बंद कीजिए, उसको एक सोशल एनिमल की तरह ट्रीट कीजिए और उसकी डिग्निटी को दीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस चीज़ को एक सुपरवाइजर को ध्यान रखना पड़ता है। Ethical philosophy is reflected in the conscience of humankind, confirmed by the experience of people in all ages. It has to do with the consequences of our acts to ourselves and to others. It recognizes that life has an overall purpose and accepts the inner integrity of each individual. Since individual behavior always involves people, ethical philosophy is involved in one way or the other in each action. Human decisions cannot and should not be made devoid of values. Organization or social system. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी एक सोशल सिस्टम है। फ्रॉम सोशोलॉजी वी लर्न दैट ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम, ठीक है ना। कंसिक्वेंटली activities therein are governed by the social as well as psychological law. Just as people have psychological needs, they also have social roles and status. Their behavior is influenced by their groups as well as by their individual tribes. तो वही चीज़ें है, आदमी भी एक सोशल प्राणी है। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ भी ये मतलब लाजमी है कि वहाँ भी एक आपका इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। तो जो वो इनफॉर्मल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को या मैनेजर को या सुपरवाइजर को उस इनफॉर्मल ग्रुप को थ्रेट नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और फिर वो एक मतलब कि हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। लोग फिर अपने जो इनफॉर्मल ग्रुप बनता है, लोग अपने जो अंदर की बात है, जो क्या बोलते हैं, जो अपने स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करते हैं और एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। फिर लाइजन करने में भी परेशानी नहीं होती, फिर काम भी जल्दी निकलता है अगर इनफॉर्मल ग्रुप बनता है तो, ठीक है ना। Their behavior is influenced by their groups as well as by their individual drives. In fact, two types of social system exist side by side in organization. One is the formal system and the other is the informal social system. The existence of social system implies that the organizational environment is one of dynamic change rather than a static set of relations as revealed in the organization chart. All parts of the system are interdependent and are subject to full influence by any other part. Okay, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लोगों के कुछ अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने गोल्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनके गोल को फुलफिल करता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होते हैं, जो उसमें एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके द्वारा वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। तो लोग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। तो फिर दोनों को कोऑपरेशन में लेकर के चलना पड़ता है। दोनों अगर कोऑपरेटिव मैनर में चलेंगे तो फिर दोनों के गोल फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद में होलिस्टिक कंसेप्ट।
होलिस्टिक कंसेप्ट हम जो शुरू में एक बार चर्चा किए थे शुरुआत की स्लाइड में, तो वही है होलिस्टिक कंसेप्ट, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। व्हेन द एबव 6 फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर प्लेस्ड टुगेदर ए होलिस्टिक कंसेप्ट इमर्जेस। तो ये सारे जो ऊपर के जो हम 6 डिस्कस किए हैं चीज़ें, वो कुल मिलाकर के एक होलिस्टिक कंसेप्ट बनता है, एक पूर्णतः चीज़ें बनती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। दिस कंसेप्ट इंटरप्रिट्स पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द होल पर्सन। तो पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप कैसे बनती है? इन टर्म्स ऑफ होल पर्सन, होल ग्रुप, होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द होल सोशल सिस्टम। इट टेक्स एन ऑल encompassing view of people in organization in an office in an effort to understand as many of the possible factors that influence their behavior। ठीक है ना? Issue are analyzed in terms of the situation affecting them rather than in terms of an isolated event or problem। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है सारी चीज़ों को लेकर के स्टडी करना पड़ेगा। अगर किसी के बिहेवियर में चेंजेस होता है, एकाएक वो लेट आना शुरू करता है, तो आप उसको रैंडम ना ले, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होता है। उसके बाद में नीड फॉर मैनेजमेंट। नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट इज इम्परेटिव टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसका नॉलेज ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। इन द केस ऑफ ओबी, मैनेजमेंट इज द राइट थिंग टू यूज द नॉलेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ओके, उसके बाद में बोल रहा है मैनेजमेंट इज द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लर्निंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिव मैनर में अटेन करता है। अटेन कैसे करता है? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, लीडिंग करके और कंट्रोलिंग करके। जो भी रिसोर्सेज है वो सारे को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग करता है। ठीक है ना? और ऑफ कोर्स मेकिंग यूज ऑफ द नॉलेज अबाउट ओबी। और इन सब चीज़ों में अगर आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नॉलेज नहीं है तो चांसेस है कि आप फेल्योर हो सकते हैं। ठीक है ना? आपको लोगों के बिहेवियर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम या ऑप्टिमम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है ना? द पीपल हु प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल कंस्टिट्यूट मैनेजर्स, पॉपुलरली कॉल्ड एग्जीक्यूटिव्स। ओके, सक्सेस और फेल्यूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्क्वायरली डिपेंड्स ऑन दिस पीपल। मैनेजर्स यूज अ multitude of skills to perform the functions of management to attain the organizational goals। ओके, तो देखिए जब आप मैनेज कर रहे हो किसी ऑफिस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी डिपार्टमेंट को, तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्टडी ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा? गाली खाओगे और स्ट्रेस में रहोगे और सबको स्ट्रेस में रखोगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है? Now thanks for watching this channel. Please like and subscribe. Thanks.